एक सरहद है करीब 900 किलोमीटर लंबी। ये सरहद हमने नहीं बनाई और हम इसे मिटा भी नहीं सकते। और इस सरहद के बारे में पाकिस्तान में एक बात अक्सर कही जाती है कि ईरान कभी हमारी तरफ था ही नहीं। 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहली आर्ग्यूमेंट के जो हथियार बलूचिस्तान में उठते हैं उनके रास्ते ईरान से होकर गुजरते हैं, कि जब हमारे मुल्क में शिया मरते हैं तो तेहरान कुछ नहीं कहता, और कि जब भी चुनने का वक्त आया ईरान ने हमेशा इंडिया को चुना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये माना जाता है और मैं भी यही मानता था। और जो माना जाता है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। वापसी में जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था तो मैं ये नहीं जानता था कि हमारा प्लेन उड़ेगा कि नहीं, क्योंकि एक दिन पहले जंग दोबारा शुरू हो गई थी। और इसी इंतज़ार में मेरे जहन में एक सवाल उठा, और सवाल ईरान के बारे में नहीं था, वो हमारे बारे में था। क्या ईरान कभी हमारी तरफ था, या क्या वो इंडिया की तरफ था? एक हमसाया, 2 मुल्क, एक ही सवाल। इस सवाल का पहला जवाब मुझे उसी जनाजे में मिला, उस फहरिस्त में कि कौन आया और कौन नहीं, क्योंकि वो जनाजा सिर्फ गम का इजहार नहीं था, वो एक बयान भी था। ईरान के हमसाए चले आए, रूस ने अपने सिक्योरिटी काउंसिल का नायब सरबराह भेजा, चाइना, इराक, कतर और अफगानिस्तान से तालिबान हुकूमत का वजीर खारजा भी आया। ये सारी हाजिरी एक ही बात कह रही थी कि ये निज़ाम अकेला नहीं। और इसी फहरिस्त में बरे सगीर भी था। पाकिस्तान ने अपना पूरा वजन भेजा, वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद और साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर। लेकिन इंडिया का मामला ज्यादा दिलचस्प था। दावत तो मोदी को खुद भेजी गई थी, लेकिन मोदी नहीं आए। इंडिया ने उनकी जगह भेजा बिहार का गवर्नर सैयद अता हसनैन। 2 साल पहले जब सदर राइसी मारे गए थे तो इंडिया ने अपना नायब सदर भेजा था और एक दिन का सरकारी शोक भी मनाया था। इस बार एक गवर्नर भेजा, ना इनकार ना पूरी शिरकत। और डिप्लोमेसी में बीच का रास्ता खुद एक पैगाम होता है। तो जब आप ईरान पहुंचे हैं, हाँ, तो मैंने तो सुना सारी तबाही, एयरपोर्ट बंद, तो आप कौन से एयरपोर्ट पे गए थे? नहीं, कोई तबाही शबाही नहीं थी। एयरपोर्ट बिल्कुल सही चल रहा था। तेहरान जो था उसके अंदर कुछ इधर उधर ड्राइव करते हुए ना, वो बिल्डिंग टूटी हुई, वो बिल्डिंग टूटी, इधर ड्रोन गिरा था, इधर ये 2-3 इस तरह की बिल्डिंग नजर आई हैं हमें। सही है। जो कि फटी हुई थी, जिनके ऊपर बमबारी हुई हुई थी। लेकिन उसके अलावा तेहरान चल रहा था। वो मेरे ख्याल से वहाँ के लोग ऐसे, उनको कोई जब कोई हलचल नहीं होती उनको मज़ा भी नहीं आ रहा होता। मुझे तो कम से कम उन्होंने यही ईरानियों ने कहा था कि जहाँ पे अगर कुछ हो ना रहा हो तो हमें लगता है कि ज़िंदगी रुक गई है। एक और दिलचस्प बात, अवामी तकरीबात शुरू हुई 4 जुलाई को, उस दिन जब अमेरिका अपनी आज़ादी मनाता है। The American independence. And 250 years, I just sit it down there, I want to repeat it. Atrocity, 250 years of oppression and looting nations. Like, we have to stand up. I mean, come on, we have to stand up and put an end to this. उन दिनों एक जंग बंदी कायम थी और उस मायदे का नाम था द इस्लामाबाद मेमोरेंडम। अमेरिका और ईरान 2 मुल्क जो 1979 से एक दूसरे के आमने सामने हैं। जिस कागज पर उन्होंने दस्तखत किया जंग रोकने के लिए, उस पर मेरे मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम था। मैंने ऐसा लिखना शुरू किया था तेहरान जाने से पहले, और मेरी नोटबुक में एक लाइन लिखी हुई थी कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। और ये बात सच है। लेकिन फिर मैंने 3 तारीखें एक साथ रखकर देखी। पहली तारीख 11 अप्रैल, वजीर आजम और आर्मी चीफ ट्रंप ने खुद नाम लेकर उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। ये सब आपने भी देखा, खबरों में था। दूसरी तारीख 11 अप्रैल, वही दिन जिस दिन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान एक मेज़ पर बैठे। उसी दिन सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के जंगी तैयारी सऊदी ज़मीन पर पहुंच चुके हैं, उस माहदे के तहत जो 2025 में रियाद में हुआ था। यानी कि एक पर हमला करना, दोनों पर हमला करना है। और तीसरी तारीख मुझे एक फल की दुकान पर मिली, तेहरान की एक मंडी में। वहाँ हमारे पाकिस्तानी आम खुले आम बिक रहे थे। मैंने सोचा ये कोई आम बात नहीं है, ये आए कहाँ से। 25 अप्रैल, पाकिस्तान ने एक हुक्मनामा जारी किया। दूसरे मुल्कों का सामान पाकिस्तान की सरजमीन से होकर ईरान तक जा सकता है। 6 रास्ते, उनमें से 3 ग्वादर के पास से ईरान के रिमदन तक। उस वक्त अमेरिका ईरान का समंदर बंद कर चुका था। यानी जिस वक्त अमेरिका ने समंदर बंद किया, पाकिस्तान ने ज़मीन खोल दी।
तो क्या पाकिस्तान बिछौलिया था? हाँ, लेकिन बिछौलिया वो होता है जो बीच में खड़ा हो। पाकिस्तान बीच में नहीं खड़ा था, पाकिस्तान तीनों तरफ खड़ा था। 4 जुलाई को अवामी तकरीबात शुरू हुई। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मैं क्योंकि काम की रसूमात उस वक्त फिल्म कर रहा था। लेकिन 6 और 7 जुलाई को ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर फायर किया और 7 जुलाई को ट्रंप ने जंग बंदी का ख़त्म करने का ऐलान किया। बातें तो उनकी बड़ी लंबी होती, लेकिन मैं मुख्तसर करके आपको बता रहा हूँ। वो मुआहदा जिस पे हमारे शहर का नाम था 3 हफ्ते चला। और ईरान का इस सब पर क्या ख्याल था ना, तो मुझे अब ये है कि छोटा सा ही सैंपल है मेरे पास, लेकिन मुझे बहुत से ऐसे लोगों ने कहा कि वो चाहते ही नहीं थे कि सीज फायर हो, ये मुआहदा हो। हाँ, वो कह रहे थे कि अब अमेरिका जो है, अमेरिका और इजराइल जो है ना, उनका वो तो रुकते हैं नहीं। हाँ। वो अभी कर रहे हैं ड्रामा। हाँ। अभी थोड़ी देर में उनके फिर ऑयल के रिजर्व्स भर जाएंगे और जब ऑयल के रिजर्व्स भर जाएंगे तो वो फिर से लड़ाई कर लेंगे, क्योंकि अब उनके पास तेल होगा। फिर उनको फिर से हरमूज बंद करना पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा हमने 2 महीने लगाए ताकि वो खाली हों, अब वो फिर से भर गए हैं, तो अब वो फिर 2 महीने के लिए वही हुआ है। तो मुझे काफी लोगों ने ऐसा बताया कि यहाँ के ईरान के बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता ही नहीं था कि वो अमन मुआहदा हो। ये सुनकर इंसान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि अगर ये सच है तो पाकिस्तान ने जो किया उसकी क्या कीमत चुकाई। जब मैं ये फिल्म बना रहा था तो ईरान के सबसे बुलंद मुज़ाकरातकार गालिब अफ ने कहा, मसला पैगाम पहुंचाने का नहीं है, मसला अमेरिका का रवैया है और कि एक और बिछौलिए की जरूरत नहीं। यानी कि इंडिया के पास जंग से दूर रहने की गुंजाइश थी, पाकिस्तान के पास नहीं थी। अगर ये जंग फैलती तो पाकिस्तान को उस सऊदी मुआहदे के तहत एक तरफ से लड़ना पड़ता। यानी कि 2 ही रास्ते थे, जंग रुकवाओ या जंग में शामिल हो जाओ। ये कोई बुलंद किरदारी नहीं थी, ये जोग्राफिया था। और इस सब के बीच मेरा ध्यान एक और चीज पर अटक गया। वो खत जो पाकिस्तान के वजीर मोहसिन नकवी लाए थे वजीर आजम और आर्मी चीफ की तरफ से ईरान की नई क़यादत के नाम, और उस वक्त की जंग बंदी पर ईरान की तरफ से जो तहरीरी बयान आता है वो मुज्तबा खामनेई के नाम से था। वो रहनुमा जो पूरी जंग सामने ही नहीं आए। तो ये मंजर देखिए, एक मुल्क एक ऐसे शख्स को खत भेज रहा है जो दुनिया को नजर ही नहीं आ रहे, और वो खत उनको पहुंच रहा है। यहां तक तो ये पाकिस्तान की कामयाबी की कहानी लगती है, लेकिन अगर हम इतने ही करीब हैं तो फिर ये 3 आर्गुमेंट्स, ये 3 दलीलें कहां से आती हैं? तो किस तरह वीज़ा मिला आपको? वीजा तो उन्होंने करवा के दे दिया था। तो उसके पासपोर्ट के ऊपर आपको स्टैंप लगना है, एक मसला है ना। पासपोर्ट पे वो खुद ही स्टैंप नहीं लगाते, उनको पता है कि आगे लोगों को मसले हो सकते हैं, क्योंकि ईरान का आपको पता है कि पेपर होता है, कागज आप देते हो, उसके ऊपर ठप्पा लगता है, वही कागज पासपोर्ट से बाहर का कागज। मतलब कि जिस तरह एक PDF हम लेके फिर हैं उसके ऊपर ठप्पा लगा वही उनकी तरफ से PDF थी, हमारी तरफ से कागज। तो ये पाकिस्तान वाले, इनका हमारा पाकिस्तान का ईरान से थोड़ी मसला है। मुझे तो अमेरिका के वीजे का मसला है कि अब अमेरिका मेरा वीजा जब रिन्यू होगा तो वो अगर पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप देख ले हाँ तो फिर क्या होगा। हाँ, क्योंकि हर जगह पे बैन कर दिया इनको, दुबई भी बैन कर दिया। अच्छा, दुबई भी बैन है? हाँ जी। मैं खैर छुपा तो सकता नहीं हूँ क्योंकि वीडियोस लगा दी है कि मैं ईरान में था, तो लेकिन ये है कि कम से कम उन्होंने वीज़ा नहीं स्टैंप किया, तो जब अप्लाई कर रहे होंगे वीज़ा के लिए तो वीडियोस उतार देंगे उतनी देर। ये अच्छा। 1947 में पाकिस्तान बना और दुनिया में सबसे पहला मुल्क जिसने उसको तस्लीम किया, गैस करो कौन था? ईरान था। 1965 इंडिया के साथ जंग हुई, ईरान ने तिब्बी अमला भेजा, 5000 टन पेट्रोल भेजा, हमारे तैयारों को अपनी सरजमीन पर पनाह दी। 1971 ईरान के शाह ने कहा हम 100% पाकिस्तान के साथ हैं, और वो पाकिस्तान के टुकड़े होने के खिलाफ थे। आखिर तक बोलते रहे वही बात। और फिर मुझे 1973 मिला, और मैं सच बताता हूँ ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे पहले थोड़ा अच्छा लगा। बलूचिस्तान में बगावत हुई और ईरान ने हमारी मदद की। 30 कोबरा हेलीकॉप्टर, खुफिया मालूमात, $200 मिलियन उस जमाने के, वो भी। शाह ने यह तक तजवीज़ की कि पाकिस्तान और ईरान की एक कन्फेडरेशन बन जानी चाहिए, एक फौज, और वो उसके सर पर। मैंने सोचा, देखा वो हमेशा हमारे साथ थे। फिर 1979 इनकलाब, और उसके बाद अफगानिस्तान, जहां ईरान, रशिया और इंडिया एक तरफ थे और हम दूसरी तरफ। यानी वो ईरान जिसने हमें हेलीकॉप्टर दिए थे 20 साल बाद हमारे मुखालिफ खड़ा था इंडिया के साथ। वहाँ के लोग किस तरह थे? मतलब औरतें किस तरह, अबाया चल रहा है या खुला आम जिस तरह हम लोग रूटीन में जिंदगी गुजार? अच्छा, मैंने जाते साथ, लैंड होते साथ मैंने एक खातून को देखा है जो कि
मोटरसाइकिल की पिछली साइड पे बैठी थी, सिगरेट पी रही थी और वो इस तरह टांगे खोल के बैठती हैं, वो साइड पे टांगे करके नहीं हाँ, बैठती मतलब कि मोटरसाइकिल। ये इस तरह ये जो ये वाला अंदाज है ना, ये जो हाँ। उसमें नहीं, वो कुछ सीधा खोल के यूं बैठती हैं, ज्यादा सेफ भी है वो मेरे ख्याल से। लेकिन उसके हाथ में सिगरेट भी थी, तो सिगरेट भी लगा रही थी, पीछे से बाल भी उसके हवा में उड़े थे, खुले थे बाल पे। मैं लैंड किया हूँ इमिग्रेशन पे, पहली चीज सारी इमिग्रेशन के ऊपर खवातीन ही काम कर रही थी। कोई रुकावट नहीं है। वो उन्होंने अपना लिबास पहना हुआ है, वो जो उनका अबाया टाइप होता है, और उसमें वो काम कर रही है। तो तस्वीर एक चली थी, वो क्या था कि वहाँ पे तो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। उनमें से एक दो मैंने बात की थी जो लिबरल खवातीन थी, जी। उनको लगता है कि उनको दबाया जा रहा है उस समाज में। वो कहती हैं कि ये हम इससे ज़्यादा लिबरल हैं जितना आपको नज़र आ रहा है। तो वो है कि उनको एक महसूस हो रहा है कि उनको प्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। ये भी है कि दूसरी खवातीन जो है वो ये नहीं चाहती और वो ज़्यादा मिकदार में है। तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो ज़बरदस्ती कोई हो रही है वहाँ पे। वो हिप हॉप भी है वहाँ पे, रैप भी करते हैं वहाँ पे। हम निकले अपने होटल से बाहर, सही है। सामने 4 रैपर हिप हॉप डांसर्स बैठे हुए थे, उन्होंने हमें अपना रैप भी सुना दिया। हैं। ओ भाई Idzie Cameroon, de goed jam begon. Door de derde die real cash begon. Zet wat ter rechter, niet je geliedje porsen. Cameroon en tamadone porsen. Dochter, chico, shell, boudin, bidor. Korishoni, van mij, door mij, bior. En met die chat, goede shon. Door de walle cheese, chelo, echt jam. मैं तो ये वो मार्केट के थ्रू जा रहा था, तो एक बंदा आया, उसने कहा, मेरी शक्ल देख के कहते हैं भैंग भैंग, अच्छा आशीष। अच्छा, मैंने कहा, अच्छा मिलती है यहाँ पे भी। हाँ सब कुछ मिलना चाहिए। हाँ, हमें वो बाहर से दिखाते ना कि एक है ईरान। जी, जी, जी। ईरान बहुत एक तगय्युराती, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। एक मुल्क एक ही चीज नहीं होता, और जब हम उसे एक ही चीज समझने लगते हैं तो हम उसके बारे में अमूमन गलत फैसले करते हैं। 16 जनवरी 2024 ईरान ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया। पंजगोर में उसने कहा, हमने जैश अदल को निशाना बनाया जो पाकिस्तान की ज़मीन से ईरान पर हमले करता है। और फिर 2 दिन बाद पाकिस्तान ने ईरान में हमला किया और उसने कहा, हमने बलोच शरपसंदों के ठिकाने को निशाना बनाया जो ईरान की ज़मीन से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। और पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम मर्ग पर सरमाचार रखा, ईरान का अपना नारा उल्टा करके। और इसके चंद घंटों बाद दोनों ने एक दूसरे को ब्रादर मुल्क कहा। लेकिन 2 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली, जब पाकिस्तान रियासती सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाता है तो वो ईरान पर नहीं लगाता, वो इंडिया और अफगानिस्तान पर लगाता है। दूसरी, ईरान ने खुद बलोच लिबरेशन आर्मी के एक हिस्से को दहशतगर्द करार दिया है क्योंकि वो तंजीम ईरान की ज़मीन भी मांगती है। तो बात यह नहीं कि ईरान दहशतगर्द भेजता है, बात यह है कि उस 900 किलोमीटर की लकीर पर, वो लकीर जो एक ब्रिटिश अफसर ने खींची थी 1871 में, उस पर किसी की हुकूमत नहीं चलती और दोनों मुल्क एक दूसरे को इस खाली जगह का जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं तो ये मानकर वहां गया था कि ईरान ने हमारे शिया को नजरअंदाज किया, लेकिन मैं गलत था। सच तो इससे भी बुरा निकला। पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शिया आबादी है और 80 की दहाई से अब तक फिरका वराना हमलों में मारे जाने वालों में से सबसे बड़ी तादाद शिया की है। किम गत्तास लिखती हैं कि पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी ने अपने बचाव की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर की मदद बहुत कम मिली। ईरान ने पाकिस्तान में वो सरमायाकारी कभी नहीं की जो उनने लेबनान में जैसे की। ईरान के पासदारान ने पाकिस्तानी शिया नौजवानों को भर्ती किया। हज़ारा, बलोच, पाराचनार और कुरम के पश्तून गिलगित बल्तिस्तान के बल्ती सीरिया की जंग के लिए गए। अंदाजों के मुताबिक 700 से लेकर हज़ारों तक लोग भर्ती किए गए और 500 से ज़्यादा मरे भी गए। और वो कुम में दफन है जहाँ हर साल उनकी याद मनाई जाती है और उस भर्ती की कीमत घर पर अदा होती है। दिसंबर 2015 पाराचनार में एक बॉम्ब फटा, 30 लोग मारे गए और जिस तंजीम ने जिम्मेदारी ली उसने वजह यह बताई कि कुरम के नौजवान सीरिया में लड़ रहे हैं। और 2024 में पाकिस्तान ने उस तंजीम को, ज़ैनबियून ब्रिगेड को, काली फहरिस्त में डाल दिया।
ईरान ने हमारे शिया नौजवानों को सीरिया के लिए बुलाया, लेकिन घर पर उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। और जो तंजीम उससे बनी, उसे हमारी अपनी रियासत दहशतगर्द करार देती। कुरम को किसी ने नहीं बचाया, ना तेहरान ने, ना इस्लामाबाद ने। रियासत हो, बादशाहत हो या सल्तनत, होती है सब में एक जमीन ऐसी जहां वो अपने लोगों को सुलाती है, जहां फूल, तस्वीरें, नामों के पीछे घर, जहां कोई अपना वापस नहीं आया। बेटी, बहन, भाई, बाप, था फैसला किसका और किसका हुआ हिसाब। और इंडिया, खामनी साहब ने कश्मीर का जिक्र किया बार बार। 1991, 2010, 2019 इंडिया ने हर बार एहतजाज किया। एक बार तो ईरान के सफीर को तलब भी कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी कश्मीर के मसले का हल नहीं बताया। कभी वो बात नहीं की जो पाकिस्तान हर मुस्लिम मुल्क से सुनना चाहता है। ईरान ने दोनों मुल्कों के दरवाजे खुले रखे, और ये समझने के लिए कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, हमें उस नक्शे की तरफ जाना होगा जो किसी सरहद को नहीं जानता। इमाम खामनेई का जिस्म तेहरान से निकला, फिर कुम, लेकिन फिर ये जिस्म सरहद पार करता है, इराक, नजफ और करबला, और आखिर में वापस ईरान, मशहद। सरहदें इस गम के आगे मानो गायब हो जाती हैं। और गतास लिखती हैं कि एक मर्जा सिर्फ एक मुल्क का नहीं होता, वो सरहदों के पार हर जगह के शिया के लिए एक मरकज होता है। शिया कीदे के 12 इमाम हैं। हज़रत अली नजफ में हैं, हज़रत हुसैन करबला में हैं, बगदाद में हैं, समारा में हैं, ये सब इराक में हैं। मदीना सऊदी अरेबिया में 4 और एक गैबत में है। 12 इमामों में से ईरान में सिर्फ एक हैं, मशहद में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, 8वें इमाम। आज ईरान को हम शिया मज़हब का मरकज़ समझते हैं, लेकिन इस मज़हब की सबसे मुक़द्दस ज़मीन ईरान में है ही नहीं। वो इराक में है या सऊदी अरेबिया में है। इसीलिए इस रहबर का आखिरी सफ़र मशहद पे ख़त्म होता है, वो एक जगह जो ईरान के पास है। और इन नक्शों के बीच मैं उन श्राइन्स में भी गया जो ईरान के पास है। जो मैंने देखा वो अल्फाज से पारे था, आईनों के काम जो रोशनी को हजार टुकड़ों में बखेर दे। यहाँ मजहब सिर्फ एक अकीदा नहीं, ये एक फन है। क्योंकि शिया शनाख्त बरे सगीर में कोई नई चीज नहीं है। लखनऊ अवाध की रियासत का मरकज सदियों शिया इल्म का एक बड़ा सेंटर रहा है। 1825 अवाध के शिया हुक्मरान ने एक वक्फ कायम किया जिसे ऊद बिक्वेस्ट कहा जाता है, और उसके बाद हर साल शुमाली हिंदुस्तान से एक बड़ी रकम नजफ और करबला जाती रही। जस्टिन जोन्स लिखते हैं कि ये वहाँ के उलमा की आमदनी का एक बड़ा जरिया बन गया भाई, और इसी पैसे से हिंदुस्तानी तलबा नजफ में पढ़ते, यानी पैसा बाहर और अथॉरिटी वापस अंदर। लखनऊ खुद अपने तौर पर शिया इल्म का एक मरकज बन गया, यानी असली इदारे बने। इन मदारिस ने हिंदुस्तानी शिया को सलाहियत दी कि वो अपने उलमा खुद पैदा कर सके। इस जंग में जब इमाम खामनी इस दुनिया से रुखसत हुई तो लखनऊ में 3 दिन का सोग हुआ। श्रीनगर में लाल चौक पर हजारों लोग निकले, कश्मीर में स्कूल बंद रहे। इंडिया की हुकूमत खामोश थी, इंडिया के लोग नहीं। हमारा जो कल्चरल कनेक्शन है ना, जो हमारी तहजीब है, वो उनसे बहुत मिलती है। वहाँ पे इलामा इकबाल के नाम पे मुझे एक सड़क भी मिली। हाँ, इलामा इकबाल का उनके एक फलसफी जो थे शरायती के नाम के, उनके ऊपर असर भी था। शरायती ने इलामा इकबाल पे किताब भी लिखी हुई है, उनके साथ जो गुफ्तगू थी। और इलामा इकबाल आपको पता है फारसी में लिखा। हमारे फारसी जुबान जो है वो हमारी उर्दू जुबान के अंदर उसके काफ़ी हर्फ भी मौजूद हैं, तो वो इर्द गिर्द इधर उधर वहाँ पे
कुछ लिखे हुए चीज़ें पढ़ी समझ भी आ जाती थी सही है। कि शराब खाना जो है ना वो एक्चुअली दवा खाना है। हाँ, तो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। और बॉस आप जो गए पाकिस्तान से, तो आपको किस तरह प्यार मिला या? अच्छा, मुझे दोनों चीज़ें मिली हैं। सही है। जो लोग मुझे लेके गए थे हाँ। वो पाकिस्तानी थे ठीक और है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, किसी काम के लिए इनवाइट किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत सब कुछ दिखाया। Hello, how are you? Welcome to Iran. I have many friends in Pakistan, Islamabad, in Lahore. They came to my shop, they buy carpet. एक दो जगहों पे मुझे बदतमीजियां भी मिली हैं? हाँ, और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि वो समझते हैं कि हम उनकी तहजीब का ना एक कोई नजायज़ बेट है क्योंकि हमारे पास वो फारसी के अल्फाज भी हैं और उनको मुझे ऐसे लगा कि वो एरोगेंस एक है उनके अंदर, लेकिन ये एक दो धारी तलवार है। ठीक है। कि एक तरफ ये उनकी एरोगेंस है जो उनको कहती है कि हम आपसे बेहतर हैं, सही है। और उसी की वजह से वो अभी तक एक बड़ी कुव्वत के खिलाफ खड़े हुए भी हैं। सही है। हाँ, खड़े रहना, बिल्कुल। अस्करी कुव्वत, अमेरिका जिसने गलबा कायम किया हुआ है बैनुल अक़वामी सतह पे पूरी दुनिया पे। जी, चाहिए आकड़ तो चाहिए ना, आकड़ चाहिए। वो आकड़ है उनमें। अच्छा किया है क्योंकि इनको टक्कर देने वाला था ही कोई नहीं। लेकिन वो आकड़ जब आप वहाँ पे होते हैं और आपको उसके साथ टकराव होता है तो अच्छा तो नहीं लगता। बॉस उनकी तरफ पेट्रोल और डीजल का क्या सीन है कि यहाँ पे तो बहुत महंगा है। वहाँ पे पेट्रोल पानी से भी ज्यादा सस्ता है। 100 liters of petrol with $1. हमारा क्यों महंगा है और उनका क्यों सस्ता है? हरमूज, वो समंदर का रास्ता जो ना पाकिस्तान का है ना इंडिया का, जिसे हमने जैसे किसी ने भी कभी भी नहीं देखा, वही तय करता है कि यहाँ इस पंप पर मेरा टैंक भरने का कितना खर्चा है। मतलब हमारी जेब के फैसले जो है ना वो कोई और होते हैं और करने वाले हमारे से नहीं पूछते। वैसे तो हरमूज के साथ साथ एक गैस की पाइपलाइन ईरान की ज़मीन से हमारी तरफ, हमारे बॉर्डर तक आ चुकी है। हमारी तरफ ये लकीर सिर्फ नक्शे पर है और ये कोई टेक्निकल मसला नहीं है, ये भी एक फ़ैसला है। जाना तो इसने इंडिया तक था, लेकिन वो भी इस पीस पाइपलाइन से बाहर निकल गए। वो अपनी गैस की सप्लाई का वाल्व पाकिस्तान के हाथ में नहीं देना चाहते थे। रियासतें ऐसी चलती हैं नक्शे पर। रियासतें मज़हब के हिसाब से फैसला नहीं करती, रियासतें अपने हिसाब से फैसला करती हैं। कभी उनका फ़ायदा हमारे फ़ायदे में मिल जाता है और उस वक्त वो हमारे दोस्त लगते हैं, कभी नहीं मिलता, उस वक्त वो गद्दार लगने लगते हैं। सैड रियलिटी ये है कि वो जो हिसाब रियासतें करती हैं उसकी कीमत रियासतें नहीं देती। वो भीड़ जिनमें मैं खड़ा था, वो लोग जो फल बेच रहे थे, वो खुरम के नौजवान जो कुम में दफन है, वो कश्मीर के स्कूल जो एक हफ्ते बंद रहे, वो किसी के हिसाब में नहीं थे, वो तो सिर्फ लोग थे ना। जिन दिनों मैं ये फिल्म कर रहा था, पाकिस्तान ने एक मुआहदा साइन किया सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ, एक पर हमला, तीनों पर हमला। रियाद 3000 किलोमीटर दूर है, अनकरा उससे भी ज़्यादा दूर, और ईरान के 900 किलोमीटर हमारे साथ साथ चलते हैं। उनसे मुआहदा है, इससे सिर्फ एक सरहद। ये सरहद हमने नहीं बनाई और इस लकीर ने बलोच को 2 हिस्सों में काट दिया। इंडिया ने चाबहार से कुछ कदम पीछे लिए, ग्वादर में एकदम से रौनक है, लेकिन ये लकीर अभी भी अधूरी है। दोस्त चुने जाते हैं, हमसाए नहीं, और हमसाएगी निभानी पड़ती है। इसी बात पे निकलता हूँ। मूव आउट।